ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने क्लोज पैकिंग और क्लोज पैकिंग जब हम लोग करते हैं स्फेयर्स का मतलब हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। इसका शेप स्फेरिकल होता है, इसीलिए हम लोग उसे एग्जाम्पल के लिए स्फेयर से रिप्रेजेंट किए थे। तो जब हम लोग कहीं पे भी स्फेयर्स को अरेंज करें तो उसके बीच में खाली जगह बच ही जाता है। जैसे आप कहीं पे भी अगर आपके पास 10 बॉल है, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो खाली जगह बच ही जाता है। तो जो खाली जगह बचता है उसे हम लोग वॉइड या होल्स बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं। ये हमने पहले देख लिया है। अब हम लोग आज देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी बात हमने पहले भी जब क्लोज पैकिंग देखा था तो उसमें किया था कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी और इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन, इसको कुछ लोग पीई भी शॉर्ट में लिखते हैं, पीई पैकिंग फ्रैक्शन को। तो इसे जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं रेशियो के टर्म में डिफ़ाइन करते हैं। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल है किसी भी यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। तो जो टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का होगा उससे कम पार्टिकल्स ही उसमें आएगा। जैसे आपका रूम है 10 मीटर क्यूब का, इसमें आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज स्फेयर्स या मान लो फॉर एग्जांपल फुटबॉल को पैक कर रहे हो, तो जितना रूम का वॉल्यूम है उससे कम वॉल्यूम का फुटबॉल उसमें पैक हो पाएगा, क्योंकि एक फुटबॉल और दूसरे फुटबॉल के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह बचेगा, क्योंकि इसका शेप स्फेरिकल है। तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की हमेशा 1 से कम आएगी, फ्रैक्शन आएगा, इसीलिए इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आती है, इंटीजर नहीं आएगी और 0 to 1 के बीच आएगी। तो हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन यूनिट सेल में जितने प्रेजेंट हैं उसका वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। मतलब अगर फॉर्मूला देखें पैकिंग फ्रैक्शन का तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। और जैसा अभी हमने बात किया इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगी, 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हमारा ये क्रिस्टल है तो उसमें जो क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जो ये टर्म है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये भी कभी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। और ये दोनों कभी भी इक्वल भी नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसी को अगर परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर ये रेशियो ले रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ लिखेंगे, और अगर परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी को अब हम लोग डिफाइन करेंगे और देखते हैं होता क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी अब हम लोग देख रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जैसे हमने यहाँ पे रेशियो बताया था, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो के टर्म में बोलेंगे जो हमारा टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उसमें कितना % कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वही उसका हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। और परसेंट जो निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग पार्टिकल्स का परसेंटेज निकालेंगे, पार्टिकल्स के वॉल्यूम का, तो जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उसे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला आएगा, पहले मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ एफिशिएंसी का, वो आएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल
यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, यही पैकिंग फ्रैक्शन था, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी जो है, अगर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है पैकिंग एफिशिएंसी को। तो पैकिंग एफिशिएंसी को डिफ़ाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज के फॉर्म में। वहाँ पे रेशियो लिया था, मतलब फ्रैक्शन लिया था, यहाँ पे परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस या वॉल्यूम बोल सकते हो, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स मतलब जो भी है एटम, आयन, मॉलिक्यूल इन ए सर्टेन पैकिंग। किसी भी पैकिंग में जो पार्टिकल्स है वो टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अब हम लोग डिफरेंट यूनिट सेल के लिए, जैसे सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है ये कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा यूनिट सेल बन रहा है इसका एज लेंथ और जो हमारा पार्टिकल है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्फेरिकल फॉर्म में होगा तो उस स्फेयर का रेडियस के बीच का जो रिलेशन है वो आना चाहिए। तो हम लोग रिलेशन भी कैलकुलेट करेंगे सारे यूनिट सेल के लिए, और जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने टॉपिक रखा है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, या पैकिंग फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगा। जैसे बताया एफिशिएंसी फ्रैक्शन इंटू 100, और फ्रैक्शन निकालोगे तो एफिशिएंसी इंटू 100। अगर एक भी पता है तो दोनों पता चल जाएगा। एंड रिलेशन बिटवीन एज लेंथ जो हमारा यूनिट सेल है उसके एज लेंथ को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, जिस रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होगा उससे स्फेरिकल लेते हैं, क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल होता है, और उसे हम लोग आर मानेंगे। तो ए और आर के बीच रिलेशन और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले जो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। तो जो हमारा पहला सिस्टम ले रहे हैं हम लोग, इसमें ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में हमने बताया था जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक होता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स होंगे हमारे। पार्टिकल्स को मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ, ब्लैक ही रहने देते हैं, सारा रेड हो जाएगा। तो ये हमारे ये हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में देखो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं। जैसे एक पार्टिकल्स हमारा यहाँ पे होगा जिसको हमने ये सर्कल किया, दूसरा पार्टिकल्स, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, सारे कॉर्नर्स पे हमारे पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमने आपके रूम का एग्जांपल से बताया था, आपके रूम के जो 8 कॉर्नर है हर जगह पार्टिकल्स होगा तो उसे बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। और जो पार्टिकल्स होगा उसके लिए हमने बोला था जो पार्टिकल्स का सेंटर है वो होगा कॉर्नर का सेंटर। जो हमारा कॉर्नर है वो क्या होगा, सेंटर होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये हमारे पार्टिकल्स मिला के यूनिट सेल बना लेंगे। अब देखो जो हमारा यूनिट सेल बना है ये क्या बना है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं। अब कॉर्नर कोई भी एक फेस की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमारा ये फेस है, ये फेस ले लेते हैं, ये फेस ले लेते हैं जो ये आपको दिख रहा है, ये फेस ले लिया। तो ये फेस में क्या होगा बच्चे, कोई एक एज ले लो, जैसे ये एज ले लिया। इस एज में, इस एज पे यहाँ पे एक पार्टिकल्स होगा जिसका सेंटर ये कॉर्नर है, और यहाँ पे एक पार्टिकल्स होगा जिसका सेंटर ये कॉर्नर है। इस तरह से हम, अगर कोई आप चाहो ये एज लेना तो ये एज ले लो। यहाँ पे एक पार्टिकल्स होगा जिसका सेंटर ये है, और यहाँ पे एक पार्टिकल्स होगा जिसका सेंटर ये है। कोई भी ले सकते हो। तो जैसे हमने ये देखो यहाँ पे लिया है, ये 4 स्फीयर एक फेस पे होंगे और इस तरह से जुड़े हुए होंगे। तो अब जो ये वाला स्फीयर है इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r होगा, और जो ये पूरा है ये एज लेंथ a है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और इसका रेडियस r, इसका रेडियस r। तो इस पूरे a में देखो क्या आ रहा है, ये r आ रहा है, ये r आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा r और इसका रेडियस r, और ये पूरा का पूरा क्या है, एज लेंथ। यहाँ पे देखो इसका रेडियस r और इसका रेडियस r, मतलब 2r किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा एज लेंथ के। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया जो a इक्वल्स टू है वो हो जाएगा 2r, मतलब अगर r निकालोगे तो ये आ जाएगा a/2। तो अब हम लोग लिख देते हैं, जो हमारा a है वो एज लेंथ है, तो यहाँ पे हमने माना है एज लेंथ ऑफ क्यूब a है और रेडियस ऑफ पार्टिकल जो लिया है हमने r है। तो a और r में रिलेशन a इक्वल्स टू 2r या r इक्वल्स टू a/2। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए इस यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में हमने बताया था एक पार्टिकल होगा, उसका वॉल्यूम 4/3πr³। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो अब यहाँ से हमारे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आ जाएगा a क्यूब। और अगर r के टर्म में निकालें तो a इक्वल्स टू 2r आया था, तो 2r का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, r क्यूब, तो ये 8r³ आ गया। और वॉल्यूम जो एक पार्टिकल का लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, वो स्फीयर पार्टिकल होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम 4/3πr³, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। मैथमेटिक्स से ये फॉर्मूला आपको याद रखना, किसी भी स्फेरिकल जो शेप होता है उसका वॉल्यूम 4/3πr³ लेते हैं। तो हमारे सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने पहले निकाला था, सिंपल में वो 1 होते हैं। कैसे, हमारे जो यूनिट सेल हैं वो सिंपल क्यूबिक है, मतलब सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, तो 8 × 1/8, तो जो z की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो जो पार्ट एक का वॉल्यूम 4/3πr³, हमारे पास पार्टिकल भी एक है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यूनिट सेल में उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स जो होगा इन यूनिट सेल, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 × 4/3πr³, दैट इज 4/3πr³। तो 4/3πr³ आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल में जितने पार्टिकल है, 4/3πr³ आ गया यूनिट सेल में जो पार्टिकल हैं उसका वॉल्यूम, और यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब था जिसे 8r³ निकाला। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फ्रैक्शन निकालना है तो दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। जो हमारे यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स हैं उसका वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, यूनिट सेल के वॉल्यूम से। तो पार्टिकल का एक ही पार्टिकल है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr³ डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आया था 8r³, a क्यूब आया था, a इक्वल्स टू 2r था, तो 8r³। अब यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा, जो ये 4/3 है, 3 नीचे आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 4πr³ / 3 × 8r³। तो जो ये r³ है इस r³ से कैंसिल हो जाएगा और जो ये 4 है 2 बार में 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ऊपर बचेगा हमारे पास पाई और नीचे बचेगा हमारे पास 3 × 2, 3 × 2 6 आ गया, तो π/6, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.524। तो 0.524 पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालो तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.524। अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आई 0.524। अब अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमने क्या बोला था, पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा अभी बताया था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया है 0.524, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 52.4% आएगा सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी। तो मतलब इसका मतलब है जो हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें 52.4% जो जगह है वो हमारे जो पार्टिकल्स है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बाकी के क्या है, खाली है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, दिस शोज दैट 52.4% स्पेस ऑफ यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड एंड रेस्ट, और जो बाकी बच गए 47.6% स्पेस इज एम्प्टी या खाली है। अब यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन के बाद कभी कभी पूछ लेता है वॉइड एफिशिएंसी और वॉइड फ्रैक्शन। तो टोटल इतना बड़ा हुआ है तो खाली क्या है 100 में से इतना, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 47.6%। तो वॉइड एफिशिएंसी पूछेगा तो ये लिखोगे, और अगर वॉइड फ्रैक्शन पूछेगा तो 100 से डिवाइड कर दो, 0.476 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।
अब हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट सेल ले रहे हैं जिसका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग शॉर्ट में BCC बोलते हैं। ठीक है, तो BCC का मतलब क्या है, जो हमारे यूनिट सेल हैं उसके सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे और सारे कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर में पार्टिकल्स होगा। तो देखो ये हमारे BCC हैं। तो देखो सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, ये 8 कॉर्नर पे और एक सेंटर में है। तो जैसे आपको हमने रूम के एग्जांपल से बताया था, तो हमने बोला था सारे कॉर्नर्स पे होंगे और एक सेंटर में होगा। तो जो सेंटर पे पार्टिकल होगा वो क्या होगा, बॉडी के डायगोनल पे होगा। तो देखो जैसे हमने ये बॉडी डायगोनल AB लिया है, हमने बॉडी डायगोनल के लिए AB यहाँ पे मान लिया है, AB हमारा बॉडी डायगोनल है। तो एक पार्टिकल जो है यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा इस कॉर्नर पे, दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पे होगा, बॉडी डायगोनल ले रहे हैं, और तीसरा जो पार्टिकल होगा ये इसके सेंटर में होगा। इस तरह से बताया। तो इस तरह से हमारा क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, 3 पार्टिकल्स हैं। तो इस तीनों पार्टिकल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल। 3 कौन से पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल तो हमारे ये हैं जो यहाँ पे है ये वाले, और एक पार्टिकल ये वाले हैं, और एक पार्टिकल ये वाले हैं। ये तीनों पार्टिकल हैं। ये जो है तीनों पार्टिकल का सेंटर है। ठीक है, ये तीनों पार्टिकल का सेंटर है। तो ये तीनों पार्टिकल देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो तीनों पार्टिकल हमारे पास आ गया। अब तीनों पार्टिकल, ठीक है, 3 पार्टिकल्स आ गए। अब देखो जो ये था ये सेंटर था इसका, ये सेंटर था, मतलब ये सेंटर है जो यूनिट सेल के अंदर है, इसके अंदर वाले पार्ट है जितना हमने लाइन दिया है। तो इसका बस रेडियस आएगा और इसका पूरा डायमीटर आएगा, मतलब 2 रेडियस आ जाएगा और ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, बॉडी डायगोनल। जो क्यूब होता है इसका डायगोनल क्या होता है, √3a, मतलब √3a में क्या आ जाएगा, R 2R R 4R। तो इसमें √3a = 4R आ जाएगा। जो सिंपल क्यूबिक था उसमें क्या आया था, a = 2R। फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए डिराइव करोगे वैसे कैसे आता है दिख जाएगा आपको। सिंपल क्यूबिक है, कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, a = 2R। जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें बॉडी के अंदर भी है, मतलब कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी एक पार्टिकल रख दिया है हमने। जैसे हमने क्रिस्टल लैटिस में बताया था क्लोज पैकिंग में, जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं उसके जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल हैं, जो 4 पार्टिकल रखा था उसको दूर दूर रखा था, वो टच नहीं कर रहा है, इसलिए a = 2R नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो बॉडी डायगोनल है √3a, ये = हो जाएगा 4R। ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, √3a = 4R आएगा। देखो 4R = √3a क्यों आएगा वो हमने अभी एक्सप्लेन किया। और इसमें जो हमने एज्यूमसन माना है वो लिख लेते हैं, लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब a है और रेडियस जो है हमारे पार्टिकल्स का वो r है। जो पार्टिकल्स है स्फेरिकल है, इसलिए इसका रेडियस की बात करेंगे। तो वही हमने लिखा है, सिंस स्फेयर एट द सेंटर टचेज, जो बीच में बॉडी सेंटर में टचेज द स्फेयर्स एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे जो स्फेयर है उसको सेंटर वाला टच कर रहा होगा। देयरफॉर डायगोनल जो AB हमने माना है, ये AB, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा A रहा, ये A है, ये B है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4R। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, AB = 4R। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और डायगोनल ऑफ ए क्यूब, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला होता है √3a। तो डायगोनल हमारा AB है, तो AB = √3a। इक्वेशन 1 and 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB दैट इज √3a = 4R, या 4R = √3a लिख सकते हैं। तो यही हमने लिखा था, 4R = √3a। तो अब चाहो तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और r की वैल्यू। तो a = क्या आ जाएगा, 4R/√3, और अगर r निकालो तो क्या आ जाएगा, √3/4a। तो एग्ज़ाम में जिसकी ज़रूरत होगी वो हम लोग देख लेंगे, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। और अभी जो हमें ज़रूरत है a को r में कन्वर्ट करने की है, क्योंकि जो स्फेयर का रेडियस हम लोग निकालते हैं वो r में निकालते हैं, तो a को भी r में चेंज करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स BCC में हमने निकाला था 2 आते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 × 1/8 लेते हैं। और जो बॉडी के सेंटर में पूरा कंट्रीब्यूशन है तो 1 × 1, तो ये टोटल पार्टिकल्स इसके
2 आ जाएंगे। तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसीलिए 2 पार्टिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स दैट इज़ 2 स्फीयर, यह आ जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक ले रहे हैं हम लोग, तो ए क्यूब, और ए का वैल्यू 4r/√3 निकाला है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4r/√3 का क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ 64r³ / 3√3, 64r³ / 3√3 आ गया। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, तो उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो पार्टिकल का वॉल्यूम क्या आ जाता है, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय इसका क्या आता है 64r³/3√3, ये यहाँ से। अब इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 2 × 4 8r³ डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3√3 ऊपर चला जाएगा, 64r³, यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बहुत सारे टर्म कट रहे हैं, जो r³ है ये r³ से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 8 है 64 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा √3 और पाई, तो √3 पाई ऊपर बच जाएगा, √3 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो √3 पाई बाय 8, √3 की वैल्यू पुट कर दोगे तो 0.68 आ जाएगा। तो ये जो हमारा ये है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन की। तो यहाँ से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.68। फिर एफिशिएंसी निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 68%। मतलब BCC की जो एफिशिएंसी होती है वो 68% आती है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं जो 68% स्पेस है वो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करेगा और 32% खाली होगा। तो ये लिखा है, दिस शोज दैट 68% ऑफ स्पेस ऑफ यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, एंड जो बच गया 32%, रिमेनिंग 32% स्पेस इज वैकेंट। मतलब जो वॉइड एफिशिएंसी बोलोगे तो 32% और फ्रैक्शन बोलोगे तो सिमिलर 0.32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जिसे हम लोग FCC बोलते हैं, और FCC हम लोग यूनिट सेल लेते हैं, और जो क्रिस्टल होता है उसे हम लोग CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और यूनिट सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग FCC बोलते हैं, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है उसे CCP बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके लिए पहले हम लोग फिर से यूनिट सेल देते हैं। FCC का मतलब है सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, और जो हमारे फेस हैं वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं और फेस के सेंटर में पार्टिकल्स हैं। तो यूनिट सेल लिया, देखो कॉर्नर 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे वाले 4 कॉर्नर, ऊपर वाले 4 कॉर्नर, सारे फेस पे पार्टिकल्स हैं। और जो एज लेंथ है ये A मान लिया है, और जो पार्टिकल्स होगा उसका रेडियस R मान लिया। तो हम लोग एक फेस की बात कर रहे हैं, छत की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा 2D में है इसीलिए इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जो ये होता है ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है, इस शेप में होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है चारों कॉर्नर्स पे पार्टिकल होगा, क्योंकि हमारा फेस सेंटर्ड है और फेस के सेंटर में होगा। जैसे आप अपने छत की बात कर रहे हो तो फेस सेंटर्ड है, तो जो आपके छत के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, छत के सेंटर में भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब देखो जो ये है ये क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल हो गया, क्योंकि आपका जो छत है वो स्क्वायर है, उसमें जो सेंटर में है वो पूरा इस स्क्वायर के अंदर है, जो कॉर्नर्स पे है उसका R आएगा बस। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया है, ये एज लेंथ A है, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, ठीक है। तो जो ये AB है, ये AB की वैल्यू क्या होगी, R + 2R + R 4R, और ये स्क्वायर का डायगोनल है इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर की डायगोनल होती है √2A, क्योंकि ये जो एज लेंथ है वो A है लिया हमने, ये A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो ये √2A होगा। तो √2A = इसमें 4R आ जाएगा। तो देखो इसमें भी हमने निकाला है √2A = 4R, इसकी वैल्यू आएगी। देखो √2A किसके इक्वल होगा, 4R के।
तो इसके लिए अब हमने जो एज्यूम्शंस था वो मान लिया है। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब ए है और रेडियस जो मान रहे हैं हम लोग स्फेयर का वो आर ले रहे हैं। तो सिंस द स्फेयर ऑन द फेस, जो फेस पे स्फेयर होगा सेंटर पे, टचेज द स्फेयर्स ऑफ कॉर्नर्स के स्फेयर को टच कर रहा होगा जो फेस का स्फेयर है। देयरफॉर जो ए बी की वैल्यू है वो इक्वल होगी 4r के, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो ए बी ही है, ये √2a के इक्वल होगा, इसको 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को देखेंगे 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा 4r इक्वल्स टू √2a। तो यही देखा 4r इक्वल्स टू √2a, वही वैल्यू लिखा है। अब यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू लिखें तो r क्या हो जाएगा, 4 को इधर कर लो √2a/4, और अगर a लिखें जो कि अभी हमें ज़रूरत है a की, तो a क्या हो जाएगा, √2 को इधर कर देते हैं 4r/√2। तो √2 से 4 कैंसिल करोगे 2√2 बचेगा, 2√2r। ठीक है, ये तो आ गया हमारा a और r में रिलेशन। अब जो हमारा वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो a³ आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमने जो यूनिट सेल लिया है वो क्यूबिक लिया है। और a का वैल्यू क्या आया था 2√2r, तो वैल्यू पुट कर दो 2√2r का क्यूब, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, 8 × 2 16√2 आ गया, 16√2 का क्यूब। अब फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाला था 4 आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स इन यूनिट सेल। जो कौन सा यूनिट सेल है, FCC, आप चाहो तो लिख भी सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC यूनिट सेल। ये जो है हमारे FCC, वैसे स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया है। तो ये आ जाएगा कॉर्नर्स 8 हैं, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, टोटल इक्वल आ गया 4। तो एक का वॉल्यूम 4/3πr³, तो 4 का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4 × 4/3πr³। तो ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स मतलब 4 पार्टिकल्स, दैट इज़ 16/3πr³। अब जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं पहले। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आया है पार्टिकल्स का उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल के वॉल्यूम से। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम आया 16/3πr³, 16/3πr³, इसे डिवाइड कर दो। तो जो हमारा यूनिट सेल का वॉल्यूम था a³ का वैल्यू आया था r के फॉर्म में 16√2r³, डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये क्या आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 16πr³/3 × 16√2r³। अब यहाँ से देखो ये जो r³ है r³ से कैंसिल हो जाएगा, 16 जो है 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा π/3√2। तो π/3√2 इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.74। मतलब यहाँ से जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है इसकी वैल्यू आई 0.74। अब अगर एफिशिएंसी निकालना चाहो तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 74%। और इसका मतलब है जो हमारे पास क्रिस्टल है उसमें 74% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा पार्टिकल्स, और 26% स्पेस खाली है। तो ये लिखा है दिस शोज, जो हमारा ये क्रिस्टल है इसका 74% आने का मतलब है that 74% space is occupied by atoms and the remaining जो 26% बच गया space is empty, खाली है। मतलब जो खाली है उसे वाइड एफिशिएंसी बोलेंगे 26%, और वाइड फ्रैक्शन के लिए 100 से डिवाइड कर दो 0.26 आ जाएगा। ठीक है, और जो ये बच्चे हमने FCC पढ़ा है जिसे हमने CCP बोलते हैं, इसी का सेम पैकिंग फ्रैक्शन आता है HCP के लिए, जिसका हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब JEE एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तब HCP का कैलकुलेशन पूछा जाता था, अब HCP का कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमें इसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। और NCERT वगैरह में देखोगे तो HCP का कैलकुलेशन दिया ही नहीं है, इसी तीनों का दिया है, तो ये तीनों हमें करना ज़रूरत है। वैसे क्रिस्टल तो 14 है, सारे 14 के हमें करने भी नहीं। तो पहले पूछा जाता था जब एडवांस वाला क्वेश्चन आता था, क्योंकि बुक में दिया नहीं है तो बच्चों की माइंड चेक करने के लिए खुद से कर पाते हैं या नहीं, अब नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया है, क्योंकि इसका डाटा पूछा जाता है HCP का, और तो हमने इसका डाटा भी लिख दिया है। FCC, CCP और HCP, इसका जो डाटा है सेम 74% आता है, और इक्वली एफिशिएंट, दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होती है इन बोथ केस। यहाँ पे 2 बार बोथ हो गया, एक बोथ को हटा देते हैं। इन बोथ
केसेस, दोनों केस में, इन बोथ केसेज जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% आती है ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय स्पेस। इन बोथ केसेज 74% ऑफ द अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ठीक है, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी, वो देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपको पता ही होगा, जिसका डेंसिटी निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो हम लोग लेंगे यूनिट सेल का वो ए क्यूब लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एज लेंथ और डेंसिटी में से रिलेशन बोल रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जो हम लोग ए बोल रहे थे अभी, एंड डेंसिटी। डेंसिटी जो है हम लोग ले रहे हैं रो के फॉर्म में। डेंसिटी को भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, जो डेंसिटी है वो हमारा रो है। ठीक है, डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया, एज लेंथ को ए से किया, क्यूबिकल सिस्टम। ठीक है, तो जो डेंसिटी होता है ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हमको पता ही है। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वही लिखा है द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ द एज साइज पता चल जाएगा तो वॉल्यूम पता चल जाएगा ऑफ क्यूबिकल क्रिस्टल एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल पजेस्ड बाय इट इज़ नोन। क्योंकि अगर टाइप पता है तो हमें पता चल जाएगा उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, और एज लेंथ पता है तो वॉल्यूम पता चल गया। तो यहाँ पे हमने मान लिया है जो हमारा लेंथ है यूनिट सेल का वो ए है, लेंथ ए है, तो जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो क्या होगा, ए का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब होता है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट सेल का मतलब क्या है, उसमें जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसका मास। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नंबर हम लोग निकाल लेंगे, जैसे BCC है तो 2 है, सिंपल क्यूबिक है 1 है, FCC है 4 है, HCP है 6 है, जैसे हमने पहले निकाला था। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच यूनिट सेल से अच्छा ईच पार्टिकल लिख लेते हैं, मास ऑफ ईच पार्टिकल इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने लिख दिया मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो अब यहाँ से डेंसिटी आ जाएगा। तो डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे हमने बोला था मास बाय वॉल्यूम, और वो आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हमने बोला था रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लिया जेड है, एक पार्टिकल का मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास होता है, या बोल सकते हो मोलर मास। एटॉमिक मास तो हम लोग एटम के लिए बोलते हैं, मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास, और आयन होगा तो आयनिक मास बोलेंगे, इसीलिए हमने इसे मोलर मास बोल दिया। मोलर मास मतलब एटम का भी ले सकते हैं, एक मोल एटम का मास मोलर मास हो गया उसका, एक मोल मॉलिक्यूल का मास उस मॉलिक्यूल का मोलर मास हो गया, एक मोल आयन का मास उस आयन का मोलर मास हो गया। और मोलर मास मतलब एक मोल पार्टिकल का मास है। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल का मास जो है मोलर मास है। तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 आम का वेट जो है 50 kg है, तो एक आम का वेट कितना होगा 50/10, जितने पार्टिकल्स है उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक मोल का वेट m लिया हमने मोलर मास, तो एक का वेट क्या होगा, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जेड इंटू एक पार्टिकल का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। तो ये नीचे वाला टर्म था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो डेंसिटी होगा वो जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो ए है ये अगर सेंटीमीटर में आएगा, मास मोलर मास तो हम लोग ग्राम में लेते हैं, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर में आएगा तो ग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। जिसमें आएगा ए का यूनिट वही ग्राम पर उसका क्यूब हमारा डेंसिटी का यूनिट होगा। तो यहाँ पे क्या किया है वो हमने लिख दिया, वेयर जेड जो है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन यूनिट सेल, जिसे हमने कैलकुलेट करने के लिए पहले देख लिया है। जो एम है ये मोलर मास है ऑफ पार्टिकल्स,
और जो एवोगाड्रो नंबर है Na वो एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं, फिर NCERT के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने A और R का जो रिलेशन देखा था उस पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन है लिथियम। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया है, आपको याद नहीं रखना है, दे दिया है क्वेश्चन में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, BCC है। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइड मतलब ए की वैल्यू है, एज लेंथ जिसे बोलते हैं हम लोग, ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस मतलब जिसे हम लोग आर बोलते हैं, आर निकालना ऑफ लिथियम विल बी, मतलब सबसे पहले हमने क्या बोला था, जो क्वेश्चन में गिवन हो उसकी वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू दिया हुआ है हमें 351 पिकोमीटर, और जो यूनिट सेल है वो BCC है। ठीक है, तो हमें आर निकालना है। तो BCC के लिए हमने ए और आर का रिलेशन बताया था। तो BCC में हमने बोला था बॉडी डायगोनल होता है, तो बॉडी डायगोनल के लिए हमने क्या बोला था, √3a = 4r। तो यही रिलेशन आया था हमारा, 4r = √3a। तो हमें r निकालना है, तो r = क्या होगा, √3a/4। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो हमारा यूनिट है यहाँ पिकोमीटर है, यहाँ भी सारे ऑप्शन पिकोमीटर में दिया है, तो हमें यूनिट को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, √3 का वैल्यू 1.732 इंटू ए का वैल्यू 351 पिकोमीटर है, डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा पिकोमीटर में आ जाएगा क्योंकि 351 पिकोमीटर लिया है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 152 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस टाइप का मतलब दूसरे यूनिट सेल के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दिया है कॉपर, मतलब कॉपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। तो क्वेश्चन में भी दे दिया है FCC है, तो हमें पता चल गया जो हमारा क्रिस्टल है वो FCC है। विथ ए यूनिट सेल एज ऑफ 361 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू हमें दे दिया है 361 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ कॉपर एटम आर निकालना है। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन है ये भी पिकोमीटर में दिया है, तो ए की वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो FCC के लिए ए और आर का रिलेशन बताया था हमने, एक फेस लिया था। तो फेस का जो हमारा डायगोनल होता है वो स्क्वायर का डायगोनल होगा √2a। तो √2a इक्वल आया था 4r के, मतलब जो हमारा ये 4r है, 4r = आ गया √2a। हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r = √2a/4। तो √2a/4 वैल्यू पुट करते हैं, तो जो √2 है ये 1.414 आ गया, इंटू ए की वैल्यू 361 है पिकोमीटर में, डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर पिकोमीटर में आएगा। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 127.63 पिकोमीटर, जिसे हम लोग राउंड फिगर में लिख सकते हैं 128 पिकोमीटर, क्योंकि जो हमारा आंसर दिया है वो राउंड फिगर में दिया है, तो इसलिए हमारा आंसर 128 पिकोमीटर आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद एक डेंसिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, डेंसिटी पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिया गया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर की ज़रूरत वैसे है नहीं, हमारे पास कॉपर है और दे दिया FCC है। उससे पहले भी देखा था कॉपर FCC ही होता है। जो लिथियम था वो देखा था BCC था, कॉपर वाला क्वेश्चन देखो FCC लिया था, लिथियम में देखो BCC लिया था। दिया हुआ तो क्वेश्चन में वैसे याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी, मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन ही होता है। स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ x एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ मतलब जो हमारा क्रिस्टल है वो तो FCC पहले दिया हुआ है, एज लेंथ ए की वैल्यू दी हुई है x एंगस्ट्रॉम। आंसर भी देखो x में ही है, मतलब वैल्यू की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेंसिटी पूछा है, जो हमने रो लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और जो ये एंगस्ट्रॉम है, अब यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछ लिया है। तो जो हमारा x एंगस्ट्रॉम है इसे पहले सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। x एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। अब सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमें रो निकालना है। तो अभी हमने बताया था रो का फॉर्मूला क्या होता है, Z × m/a³ × Na। ठीक है, तो जो हमारा Z है FCC के लिए हमने निकाला था 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो इसकी वैल्यू 4 आई थी। तो Z की वैल्यू पुट कर दो 4,
m मोलर मास, देखो एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास और मोलर मास सेम होगा, u को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, तो ये मोलर मास इसका आ जाएगा 63.55 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, x एंगस्ट्रॉम था तो उसको हमने चेंज कर लिया, तो x इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, इसका क्यूब आ जाएगा इंटू NA एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इसको ये आ जाएगा 10 का पावर -24, चलो निकाल ही लेते हैं, 4 इंटू 63.55 डिवाइडेड बाय ये x क्यूब बचेगा इंटू 10 का पावर -24, ये बचेगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो 24 -23 -1 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। और अगर अब इसे सॉल्व करोगे, ब्लू से ही सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 422.0 समथिंग आएगा, तो 422 ले लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर राउंड फिगर में दिया है। नीचे बचेगा x क्यूब और यूनिट होगी ग्राम पर ml लिखो या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखो, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 422/x क्यूब, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे NCERT के और कुछ JEE वाले और नीट वाले।